नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेट क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगे मजेदार और रोचक कहानियाँ। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इश्क की दास्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज्यादा देर ना करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन के मुंह से खनक नाम सुना, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू खुशी के थे या दुख के, वो तो खुद रुद्राणी भी नहीं जानती थी। पर उन्हें इतना तो पता चल गया था कि कुलगुरु की बात सच साबित हो चुकी थी। रुद्राणी देवी भागती हुई अपने कमरे में गई और उन्होंने वो कंगन निकाले जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे। लेकिन तभी भानु प्रताप ने रुद्राणी के हाथ से वो कंगन लेते हुए कहा, तुम वहां नहीं जाओगी। पर क्यों? रुद्राणी से रहा नहीं गया। उन्होंने भानु प्रताप से आर्ग्यू करते हुए पूछा, क्यों नहीं जाऊं मैं हर्षवर्धन के वहां खनक से मिलने? देवखाटू श्याम जी की कृपा से शुभ अवसर आयो है। जब मैं जानू हूं कि हर्षवर्धन ने इन कंगन का नाम खनक क्यों रखा है, जब ये कंगन खनक के लिए ही बने हैं, तो फिर कंगन को कलाई से दूर रखने का क्या मतलब है? भानु प्रताप ने समझाते हुए कहा, हो सकता है वो पहले खनक को समझना चाहता हो, या खनक अभी हमें मिलने के लिए रेडी ना हो। हम ये भी तो नहीं जानते कि उन दोनों ने शादी की है या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, या उनके बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। रुद्राणी, थोड़ा समय देते हैं, सही समय आने पे बात कर लेंगे। और क्या पता ये सब बस एक गलतफहमी हुई तो। रुद्राणी ने भारी मन के साथ कंगन वापस रख दिए तो भानु प्रताप ने रुद्राणी के माथे को चूमते हुए कहा, यह घड़ी उदास होने की नहीं, खुशी मनाने की है रुद्राणी, जिसके नाम मात्र ने हमारे कारोबार को 4 चांद लगा दिए। जरा सोचो, जब वो हमारे घर आएगी तो कितनी खुशियां लेकर आएगी। रुद्राणी ने अपना सर भानु प्रताप के सीने पर रख दिया। एक बार फिर से रुद्राणी की आंखों में डर छा गया और वो पुरानी किसी याद में खो गई, जहां छोटी लड़की के पैरों से खून बहे जा रहा था और वो घर से बाहर की ओर भागे जा रही थी। जैसे जैसे लड़की बाहर जा रही थी, हर्षवर्धन के चेहरे से हंसी गायब होती जा रही थी। और जैसे ही लड़की ने घर के बाहर कदम रखा, इधर हर्षवर्धन के चेहरे पे मायूसी छा गई और दूसरी ओर वो अपने घायल कदमों के लाल निशान छोड़ते हुए घर से बाहर निकल गई। कदमों के निशान देखकर ऐसा लग रहा था मानो घर की लक्ष्मी रूठ कर चली गई हो। अपनी यादों से बाहर आते हुए रुद्राणी ने भानु प्रताप से पूछा, आपको क्या लगता है अब हमारे हर्षवर्धन के चेहरे की मुस्कान लौट आएगी ना? इधर हमेशा की तरह ही नीरस लहजे में हर्षवर्धन ने खनक से पूछा, बताओ किसने फोन किया था? खनक ने एक पल सोचने के बाद कहा, नाम तो नहीं बताया, पर मुझसे जिस तरह से पूछा कि मैं यहाँ कब से रह रही हूँ और कहाँ की हूँ, बड़े ठाकुर का जन्मदिन है तो तुम्हें घर पहुँचने का मैसेज दे दूँ, तो लगता है तुम्हारी मासा थी। हर्षवर्धन ने खनक से आगे कोई सवाल नहीं किया, बस गुड नाइट कहते हुए अपने कमरे में जाने लगा। तभी खनक ने हर्षवर्धन को रोकते हुए कहा, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, पर मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। बता सकते हो तो मैं याद कर लूंगी। हर्षवर्धन ने मुड़ते हुए खनक को देखा। खनक को लगा कि उसके सवाल से हर्षवर्धन नाराज हो गया था। ऐसे में उसने मन ही मन कहा, अरे यार, सिर्फ पसंद नापसंद ही तो पूछी थी, समझ में नहीं आता कि खड़ूस कब रिएक्ट करता है और कब रिएक्शन देता है। मगर हर्षवर्धन ने शांति से कहा, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मशरूम से मुझे एलर्जी है, नो एग्स, नो स्पाइसी फूड, राजस्थानी खाना, खास करके केर सांगरी, हल्दी की सब्जी और दाल बाटी मुझे पसंद है। डोसा, इडली, आलू पराठा, राजमा चावल, बेसिकली देसी खाना। चाइनीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे 4 बजे सूखी भेल खानी अच्छी लगती है। बाकी तुम देख लेना। सुबह 8:30 शार्प मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और साथ में अदरक वाली चाय मस्त है। इतना बोलकर हर्षवर्धन ने खनक से पूछा, सब याद रह गया? मिस्टेक तो नहीं करोगे ना? खनक ने भी एक्साइटेड होते हुए कहा, मुझे एक बार में कई हुई सारी बातें याद रह जाती हैं, बोलकर दिखाती हूँ। नो एग्स, प्योर वेज, नो स्पाइसी फूड, इडली, डोसा, छोले, कुलचा, बस बस मान गया कि तुम्हें सब याद है। इतना कहते हुए हर्षवर्धन अपने कमरे में जा ही रहा था कि वो फिर से रुका और पलटते हुए बोला, तुम्हारी अलमारी में कुछ कपड़े रखवाए हैं, जाकर देख लो अभी। खनक को विश्वास नहीं हुआ कि खड़ूस हर्षवर्धन ने खनक के लिए नए कपड़े मंगवाए थे।
खनक भागकर सीढ़ियां चढ़ने लगी तो हर्षवर्धन ने जोर से खांसा। खनक समझ गई। गृह प्रवेश के समय भी थाली उठाने में आवाज करते समय हर्षवर्धन ऐसे ही खांस रहा था। खनक ने अपने आप को ब्रेक मारी, फिर धीरे से कदम उठाते हुए दूसरे स्टेप पर पैर रखते हुए हर्षवर्धन को देखा, जैसे पूछ रही हो, ये स्लो मोशन ठीक है ना? हर्षवर्धन ने इस बार कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया, जिसके बाद खनक भी जल्दी से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही खनक ने अलमारी को खोलकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओह, थारी भली थाए खनक, ये तो पूरा का पूरा अली बाबा का खजाना है। खनक ने 5-7 ड्रेस तो वहीं के वहीं ट्राई कर लिए, 1-2 सेल्फी भी खींच ली और मंजरी को भी भेज दी। तभी खनक का ध्यान एक खूबसूरत से ब्लैक गाउन पर गया। ये क्या है? बाप रे, कितना औसम गाउन है। खनक ने गाउन को अपने हाथों में लिया। इसका कपड़ा तो प्योर मलमल है और ये नेक पर सुनहरे मोतियों का कितना खूबसूरत काम है। और स्लीव्स की ये नेक तो इंडिया के लगते भी नहीं। इतना खूबसूरत और महंगा मास्टरपीस मेरे लिए है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। खनक उस खूबसूरत ब्लैक गाउन को पहनने से खुद को रोक नहीं पाई और उसने बिना समय गवाए वो गाउन पहन लिया। खनक ने मिरर में अपने आप को देखा, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। दिक्कत बस एक ही थी कि गाउन में पीछे जो जिप लगी हुई थी, उसे बंद करने के लिए खनक का हाथ पीछे तक पहुंच नहीं रहा था। तभी एक हाथ आया और उसने खनक के गाउन की जिप बंद कर दी। खनक ने मुड़कर देखा तो वो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को देखते ही खनक ने हर्षवर्धन को खुद से दूर करते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहूं कि कॉन्ट्रैक्ट याद रखो और दूरी बनाए रखो। पर हर्षवर्धन ने खनक की एक नहीं सुनी। उसने खनक के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही। खनक हर्षवर्धन को देखती ही रह गई। हर्षवर्धन की आंखों में खनक अपना चेहरा देख पा रही थी। तभी हर्षवर्धन ने खनक को गोद में उठा लिया। खनक अपनी सुध-बुध खोई जा रही थी। इसके बाद हर्षवर्धन खनक को बाथरूम में लेकर गया। उसने खनक को बाथटब में प्यार से बिठाया, फिर उसने पानी में ढेर सी फूलों की खुशबूदार पंखुड़ियों के साथ केसर, दूध और चंदन मिला दिया। खनक की धड़कनें तेज हो रही थी। वो बाथटब से उठना चाहती थी, पर हर्षवर्धन ने खनक से कहा, वहीं बैठे रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। हर्षवर्धन ने पूरे बाथटब को पानी और झाग से भर दिया और वो खनक से बोला, मैं चाहता हूँ तुम आज बिना डर के, बिना संकोच के कपड़े उतार कर नहाओ। मैं या कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा, लेकिन आज अगर तुम ये कर सकती हो तो ये रिंग तुम मेरे पास से ले जाना। खनक ने देखा कि हर्षवर्धन ने खनक के हाथ से वेडिंग वाली रिंग निकाल ली थी। हर्षवर्धन ने जाने से पहले खनक से कहा, भले ही ये रिंग हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की निशानी भर है, पर शादी नाम में ही एक ताकत होती है, महसूस करके देखना, वरना इसे पहनने का कोई मतलब नहीं बनता। इतना कहते हुए हर्षवर्धन खनक की रिंग लेकर बाथरूम का दरवाजा बंद करके चला गया। खनक को समझ ही नहीं आया कि वो अब क्या करे। खनक ने धीरे से अपने गाउन को कंधे से उतारना चाहा, पर उससे नहीं हो पाया। खनक ने गाउन की पट्टी फिर से अपने कंधे पर ले ली। खनक ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो एक बार फिर से अपने बचपन में जा पहुंची। छोटी खनक बाथरूम में नहा रही थी कि उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। खनक ने आसपास देखा, पर कोई नहीं था। खनक को डाउट हुआ, कोई तो है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। खनक का ध्यान दरवाजे के छोटे से होल पर गया। खनक ने उस होल से देखा तो सामने चिरायु की आंख थी। वो तुरंत ही कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकली और उसने अपने बापूसा से कहा, बापूसा, ये चिरायु बहुत गंदा है। मैं नहा रही थी तो वो मारे को चुपके से देख रहा था। आप मासीसा से कहो कि वो अपने बेटे से कहे कि ऐसे लड़कियों को छुप छुप के नहाते हुए देखना अच्छी आदत ना है। इससे पहले कि खनक के बापूसा कुछ कहते, चिरायु की मासा कोकिला वहां आ पहुंची। कोकिला और गजेंद्र खनक के 7वीं पीढ़ी के दूर के चाचा चाची थे। बात यूं थी कि खनक के माता पिता की प्रॉपर्टी पर बहुत कर्जा था और उस कर्जे के चलते दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। अब बची केवल खनक, जो उस वक्त बहुत छोटी थी। जब कोकिला और गजेंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने कौड़ियों के दाम खनक की सारी प्रॉपर्टी खरीद ली। पर दिक्कत ये थी कि प्रॉपर्टी का कोई और वारिस नहीं था, तो जब तक खनक बड़ी नहीं हो जाती तब तक प्रॉपर्टी गजेंद्र और कोकिला के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। और अगर खनक साइन करने से मना करती
तो कोई खनक को फोर्स भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि चिरायु की खनक से शादी हो जाए और प्रॉपर्टी इजीली गजेंद्र या चिरायु के नाम हो जाए। पर खनक इन सारी बातों से अनजान थी और वो यही सोची जा रही थी कि जब उसे चिरायु से शादी नहीं करनी तो फिर क्यों चिरायु उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। कोकिला ने खनक को समझाते हुए कहा, देख खनक, अपने होने वाले दिन के बारे में ऐसे शिकायत नहीं करते। खनक ने चिरायु को देखा जो मुस्कुरा रहा था। फिर खनक ने अपने बापूसा को देखा जो चुपचाप चाय पी रहे थे। उन्हें ना तो खनक की शिकायत से फर्क पड़ा और ना ही कोकिला की कही बात से। खनक के पास उसके मन की बात सुनने वाला और खनक के लिए बोलने वाला कोई ना था। फिर भी खनक ने हिम्मत करके बोल ही दिया, पर मारे को ना करनी चिरायु से शादी। मेरी जिंदगी है तो मेरा बिन मैं तय करूंगी, आप नहीं। खनक की बात सुनकर कोकिला भड़क उठी और खनक का कान पकड़कर बोली, ले गजब चोरी है, या तो प्यार से बात कर रही हूँ तो मारे को जवाब दे रही है। मारे बेटे को जो करना होगा करेगा, तू अपना देख ले। रात हो गई थी। खनक को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने खिड़की से आसमान में देखा, चाँद पूरी तरह से खिला हुआ था। खनक ने चंदा मामा से कहा, मैंने हमारी माँ को तो नहीं देखा, नाम जात भी नहीं पता, पर फिर भी मैं जानूं कि आप हमारे चंदा मामा हो। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं। बोलते बोलते खनक की आंखों में आंसू आ गए। तभी खनक ने देखा उसके चंदा मामा को बादलों ने पूरी तरह से ढक लिया और खनक को अपना जवाब मिल गया। दूसरे दिन खनक नहाने के लिए चुपचाप बाथरूम में चली गई। चिरायु वहीं खड़ा था। उसे लगा था खनक उससे लड़ेगी, झगड़ेगी और कहेगी कि चिरायु वहां से चला जाए, पर खनक ने ऐसा कुछ नहीं किया। चिरायु सोच में पड़ गया, ये खनक को क्या हो गया? कल तो बड़े नखरे दिखा रही थी और जोर शोर से मारी शिकायत कर रही थी, आज क्या उसने मारे को उसका बिंद मान लिया? जरा देखूं तो। चिरायु ने जब दरवाजे के होल से देखा तो वो शॉक्ड रह गया। खनक नहा तो रही थी पर उसने अपने शरीर पर कपड़े पहन रखे थे। चिरायु मुंह लटकाए वहां से चला गया, पर खनक के दिल में हमेशा के लिए डर बैठ गया। लेकिन आज हर्षवर्धन ने खनक से बहुत बड़ी बात कही थी, शादी में बहुत ताकत होती है। खनक ने दरवाजे की ओर देखा। उसे लगा दरवाजे के अंदर जो छोटा होल था वो मानो बड़ा हो रहा था और उसे दरवाजे के उस पार चिरायु का चेहरा साफ नजर आ रहा था। चिरायु की नजरों से बाथटब में बैठी खनक ने देखा तो शावर के नीचे नन्ही खनक कपड़े पहने नहाती दिखी। नन्ही खनक दरवाजे की तरफ मुड़ी और उसने दरवाजे की दिशा में दौड़ लगाई। धीरे धीरे वो नन्ही खनक बड़ी होती गई और उसके शरीर पर धीरे धीरे दुल्हन के कपड़े आते गए। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, पैर में बिछुआ। और जब बड़ी खनक दरवाजे के होल के पास पहुंची तो उसने अपने हाथ में पहनी हुई वेडिंग रिंग आगे करते हुए चिरायु को दिखाई। उसी पल एक बिजली गिरी और चिरायु राख हो गया। दरवाजे के पास खड़ी हुई खनक धीरे धीरे पानी के टब के पास बढ़ी और जैसे ही वो टब के पास पहुंची उसके दुल्हन के कपड़े बदलते गए और वो सेम ब्लैक गाउन में आकर बाथटब में लेटी हुई खनक में समा गई। खनक को एक झटका सा महसूस हुआ, पर उस झटके ने खनक में काफी कॉन्फिडेंस भर दिया। खनक ने धीरे से अपने गाउन की पट्टी उतारी और फिर पानी में सरकते हुए अपना ब्लैक गाउन जमीन पर फेंक दिया। कॉन्फिडेंस भर दिया। खनक ने धीरे से अपने गाउन की पट्टी उतारी और फिर पानी में सरकते हुए अपना ब्लैक गाउन जमीन पर फेंक दिया। कम से कम 1 घंटे तक खनक बाथटब में नहाती रही। इतने सालों बाद वो आजाद महसूस कर रही थी। इतना हक तो उसका बनता ही था। खनक धीरे धीरे बाथटब में सरकती गई। पहले पानी में कुछ बुलबुले हुए, फिर वो भी शांत हो गए। इसका मतलब क्या था? क्या खनक ने आजादी के नाम पर खुद को मारने की कोशिश की थी या खनक अपने आप को ही आजमा रही थी? आखिर क्या चल रहा था खनक के दिमाग में? जानने के लिए सुनते रहिए